कल हमने आपको क्या समझाया था? एंगल ऑफ रिपोज समझाया था, समझा दिया था, डेफिनेशन नहीं लिखवाई थी। आज इसकी डेफिनेशन लिखवाते हैं और इसका फॉर्मूला भी कल बता दिया था हमने, है ना। इसको बोलते हैं झुकाव कोण, झुकाव या विराम कोण, झुकाव या विराम कोण। ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज कहाँ बनता है? इंक्लाइंड प्लेन पे, है ना। जैसे मान लो ये कोई ग्राउंड है, ठीक है, और ये हमारा जो सरफेस है थोड़ा सा क्या है, ग्राउंड से टिल्ट है, थोड़ा सा उठा हुआ है। और मान लेते हैं ये एंगल जो उठा हुआ है, ये एंगल कितना है? अल्फा है, मान लिया मैंने। ठीक है। और इस वाले जो कि ये सरफेस जो उठा हुआ है ऊपर ग्राउंड से, इसके ऊपर हमारा ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, एम मास का, ऐसे ही रखा जाएगा। तो ग्रेविटी हमेशा कहां लगती है? नीचे। तो ये ग्रेविटी लगेगी इस पर, एम जी। और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा जो सरफेस है वो परपेंडिकुलर लगाता है। मैंने बताया था सरफेस ऐसा है तो ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, सरफेस ऐसा है तो ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, सरफेस ऐसा है तो ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ऐसा है तो ऐसा नॉर्मल। समझ में आ रही बात? तो 90 डिग्री पे लगता है हमेशा नॉर्मल रिएक्शन, ये 90, ये 90। तो ऐसा सरफेस है तो नॉर्मल रिएक्शन कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा। आर, हाँ, क्या क्या कह रहे हो? ये कैसे लगा? अरे इधर मास रखा होगा तो इधर लगेगा ना यार, इधर मास रखा होगा तो समझाने के लिए है। इधर रखा नहीं होगा मास, क्योंकि रखा होगा तो नहीं, नीचे से गिर जाएगा। ये ऐसे तो रख सकते हैं। वो बना दिया समझाने के लिए, फ्लो फ्लो में। तुम तो बात पकड़ के बैठ गए। चलो इधर देखो। तो ऐसे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, ऐसा सरफेस है तो। ठीक है। अब बताइए, अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींचूं नॉर्मल रिएक्शन की, तो ग्रेविटी कुछ एंगल पे लग रही है, और मैंने कल प्रूफ करा दिया था कि ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा? कल बता दिया था ना, समझाया था ना वहां बनवा के डायग्राम। ठीक है। तो एम जी का अल्फा की तरफ एक कंपोनेंट आएगा, इसको क्या बोलूंगा मैं? और एक इधर की तरफ आएगा, इसको क्या बोलूंगा मैं? ये डायग्राम आपसे बनाना आ गया, आप ये सारे कंपोनेंट बनाने आ गए। ठीक है। मतलब एम जी कॉस एल्फा तो नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा, ना ब्लॉक ऊपर जाएगा ना ब्लॉक नीचे आएगा, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो अगर ये रुका हुआ है तो एम जी साइन एल्फा को कौन बैलेंस करेगा? फ्रिक्शन, ये पीछे वाला फ्रिक्शन, एफ एस। और ये एफ एस तब तक ही बैलेंस कर सकता है जब तक कि लिमिटिंग वैल्यू तक ना पहुंच जाए। अरे बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं एम जी साइन एल्फा को बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं, तो एफ एस भी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा जैसे ग्राउंड पे होता है, फोर्स बढ़ाते तो एफ एस बढ़ता जाता नहीं, लेकिन कहां तक बढ़ता है? एक लिमिट तक। उस लिमिट के बाद अगर मैं और बढ़ा दूंगा एम जी साइन एल्फा को तो ब्लॉक गिर जाएगा। सही है। अब मुझे बताओ, ये एम जी साइन एल्फा बढ़ कैसे सकता है? जब क्या बढ़ेगा? अल्फा बढ़ेगा, और अल्फा कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है। मतलब इंक्लाइंड का एंगल अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो एम जी साइन अल्फा बढ़ता जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा होगा जहां एम जी साइन अल्फा और एफ एस दोनों क्या हो जाएंगे आपस में? बराबर। जब बराबर हो जाएंगे तो मैं कहूंगा अब गिरने ही वाला है। अब, लेकिन गिरा, थोड़ा सा और बढ़ा दिया एंगल तो गिर जाएगा। तो वो एंगल जिसपे गिरने ही वाला होगा, वो एंगल बढ़ाते बढ़ाते वो एंगल जिसपे गिरने ही वाला होगा, उस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज, यानी झुकाव कोण। बताइए बात समझ में आ गई नहीं आ गई? एंगल बढ़ा रहे हैं तो मास, उसका फोर्स बढ़ता जा रहा है, उसको बैलेंस करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। लिमिटिंग वैल्यू जब पहुंच जाएगी तब जो एंगल होगा उसको कहा जाएगा एंगल ऑफ रिपोज। लिखो डेफिनेशन, लिखो। लिखो, बोलो हिंदी में। देखो, आनत तल का, इसको आनत तल बोलते हैं, इंक्लाइंड प्लेन। आनत तल का, आनत तल का, आनत तल का वह कोण, आनत तल का वह कोण जिस पर, आनत तल का वह कोण जिस पर उसके ऊपर रखा गुटका,
जिस पर उसके ऊपर रखा गुटका, ब्रैकेट में बिमल मत लिख लेना, गुटका मतलब मांस, जिस जिस पर उसके ऊपर रखा गुटका गिरने ही वाला होता है, जिस पर उसके ऊपर रखा गुटका गिरने ही वाला होता है, गिरने ही वाला होता है, झुकाव कोण कहलाता है। गिरने ही वाला होता है, झुकाव कोण कहलाता है। इंग्लिश में लिखो, लिखो द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एट विच, the angle of inclined plane at which, at which, at which, the angle of inclined plane at which the block placed on the surface, the block placed on the inclined surface, at which the block placed on the inclined surface, on the inclined surface is just about to move. इसको कल बना तो लिया था, मत बनाओ। is just about to move, is just about to move is called angle of repose, is called angle of repose। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल में आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं? सीधी सीधी बात है, पहले तो एंगल ऑफ रिपोज ही पूछ सकते हैं कि वो एंगल बताओ जिस पर गुटका गिरने ही वाला होगा, एंगल ऑफ रिपोज बताओ। दूसरी चीज आपसे ये फ्रिक्शन पूछ सकते हैं, मैक्सिमम फ्रिक्शन, मतलब एंगल ऑफ रिपोज पे ये फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन होगा? जब यहाँ एंगल ऑफ रिपोज होगा तो यहाँ कौन सा फ्रिक्शन होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा ना, तो ये पूछ लेंगे आपसे, लिमिटिंग फ्रिक्शन बता दो। ठीक है, और फ्रिक्शन दे देंगे तो वो पूछ लेंगे सरफेस का म्यू एस, वो बता दो, घर्षण गुणांक कितना है, ऐसे पूछ लेंगे, तो वो बताना आपसे आता है। ठीक है, अच्छा मैंने ये एंगल ऑफ रिपोज निकाला कैसे था? अभी भाई यहाँ पे ये रुका हुआ है, तो रुका हुआ है तो सारी फोर्स बैलेंस है, तो आर किसके बराबर है? एम जी कॉस एल्फा के, इक्वेशन नंबर 1। एम जी साइन एल्फा किसके बराबर है? तो एफ एस बराबर एम जी साइन, इक्वेशन नंबर, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो, इक्वेशन किससे? 1 से, तो बताइए डिवाइड करिए, 2 को 1 से कर रहे हैं तो एफ एस ऊपर आएगा, आर नीचे, और इसमें बताइए एम जी साइन एल्फा कहां आएगा? ऊपर, और एम जी कॉस एल्फा 2 को 1 से कर रहे हैं, तो बताइए एम जी से एम जी, एफ एस अपॉन आर इक्वल टू साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा क्या हो गया? एफ एस की वैल्यू रख दूं तो म्यू एस इंटू आर अपॉन में आर इक्वल टू टेन एल्फा, आर से आर, तो टेन एल्फा का क्या फॉर्मूला आया था? म्यू एस, ये आया था। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, जिसको हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, थीटा एस, उसका फॉर्मूला भी क्या होता है? म्यू एस। मतलब एंगल ऑफ रिपोज की कंडीशन में थीटा एस और एल्फा क्या होंगे आपस में? अरे एंगल ऑफ रिपोज की कंडीशन में जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा वही एंगल ऑफ रिपोज होगा। यहां से पता चला, देखो दोनों का फॉर्मूला सेम ही तो है। तो जब ये भी म्यू एस है, ये भी म्यू एस है, तो टेन एल्फा बराबर टेन थीटा, तो टेन कंपेयर कर लोगे तो एल्फा बराबर थीटा। बात समझ में आ गई? तो इस चीज को अगर नहीं लिखा तो वहां लिख लो, यहां तक तो आपने लिख लिया था कल, इसके नीचे ये और लिख लो, और फिर मैं इसका न्यूमेरिकल देता हूं। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं एक 2 किलो का मास है और वो एक इंक्लाइंट सरफेस पर रखा हुआ है, और इंक्लाइंट सरफेस कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखो पूरा पूरा समझा रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है? ये एंगल, एंगल ऑफ कितना दे रखा है? ग्राउंड से 30 डिग्री का, उस पर 2 किलो का मास रखा है। अब उस मास और सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो कितना है? 0.7 है। तो कह रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स बताओ कितनी लग रही है? ब्लॉक पे फ्रिक्शन पूछ रहे हैं, वही एफ जो भी लग रहा है वो पूछा है, फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है पीछे की तरफ अपोजिट,
वो बताना है, करो जल्दी से। जी की वैल्यू रखेंगे हम 9.8, ठीक है। और देखो अब इधर समझ लो जरा, इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर रहे हैं, दो दो आंसर आ रहे हैं लेकिन अलग अलग आ रहे हैं। अगर सेम आ रहे होते तो मैं कह देता सेम है। सही कौन सा है चेक करते हैं। इधर देखो, इधर बोर्ड पे, अरे इधर देखो भाई, इसमें पूछा है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। सब बोर्ड पे देखो सब, ये ग्राउंड है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, कितना एंगल बना रहा है ये 30 का। और यहां पे आपका क्या रखा हुआ है, कितने किलो का। तो नीचे क्या लगेगा इस पे, अरे इधर देखो भाई, कौन बोल रहा है, बोर्ड पे देखते रहो बिना बोले, अब ध्यान से। ये क्या है आर, ये मैंने बना दिया, तो ये एंगल भी कितना होगा बताओ 30। भाई जितना ही होता है उतना ही होता है। तो एक कंपोनेंट इधर आया एम जी कॉस 30, है ना। और एक इधर आएगा कौन सा, एम जी साइन 30, ठीक है भाई। तो एम जी साइन 30 को नीचे खींच रहा है, तो इसको बचा कौन रहा है, फ्रिक्शन एफ एस, ये इसको बचा रहा है। सही है। पहला तरीका तुमने ये लगाया होगा कि भैया अगर मैं, मुझे फ्रिक्शन पूछा है उसने, तो मैं फ्रिक्शन का फॉर्मूला जानता हूं, क्या होता है, एफ एस बराबर म्यू एस इंटू आर। ज्यादातर बच्चों ने ऐसे ही कराया। अब देखो समझो, एफ एस बराबर म्यू एस, आर की वैल्यू, आर किसके बराबर होगा यहाँ पे, एम जी के बराबर होगा क्या खाली बस। यहां देखो ना, आर किसके बराबर है इसमें, कॉस 30 भी तो है। वो अगर सीधा प्लेन होता है तो आर एम जी के बराबर होता है, ये तो चीज समझा रहा हूं मैं। ये इंक्लाइंड प्लेन में आर एम जी कॉस 30 के बराबर, अल्फा जो भी एंगल है वो होगा, ठीक है। तो बताओ कितनी आई आर की वैल्यू, एम कितना है, जी कितना ले लो, कॉस 30 कितना होता है, √3/2, 2 से 2, तो 9.8 √3 की वैल्यू मल्टीप्लाई करके जल्दी बताओ क्या आया पंडित जी। अरे इधर देखो, इधर क्या आया इंटू करके, हाँ बताओ क्या आया इंटू करके, 16.95। तो क्या करा, लास्ट में क्या है, यहां तो रखा ही होगा ना। चलो यही आया होगा, रख देते हैं, तुम्हारे यही आया। कैसे कर दिया, तो बिना गुणा करके कर दिया क्या। म्यू एस कितना है बताओ, म्यू एस इंटू 16.95, इसकी जब इंटू करी होगी तो 11.8 करके आंसर आ रहा होगा। हाँ जो भी है 11.8 लिख देता हूं मैं। सही है। तो एक तो आंसर आया ये, जो हमने फ्रिक्शन के फॉर्मूले से निकाला है। लेकिन अब इधर देखो, मेथड नंबर 2, सुन लो जरा, अब सुन लो इधर। मैंने बताया था कि फ्रिक्शन का एक इक्वेशन बताई थी अभी जस्ट, क्या, क्या ना आ रहा, ये ना आ रहा, क्या आ रहा, 83, 83 आएगा इन दोनों की इंटू करके। ओहो, तो करके बताओ जल्दी, करो जल्दी मल्टीप्लाई, जो भी आ रहा है जल्दी बताओ। तो अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसको समझो। तुमने फ्रिक्शन वाले फॉर्मूले से आंसर निकाला, ये आया। सही है, आसान रहो। फ्रिक्शन वाले फॉर्मूले से आंसर निकाला, ये आया। अब मैं एक और आंसर निकालना चाह रहा हूं फ्रिक्शन का ही। कैसे निकाल रहे हैं देखो, मैंने बताया था ये मास यहाँ पे रुका हुआ है ना, तो रुका हुआ है, तो एम जी साइन 30 किसके बराबर होगा, एफ एस के। तो बताओ क्या आएगा, इक्वेशन बनवाई थी ना अभी, एफ एस बराबर एम जी साइन 30। भाई इससे भी तो एफ एस निकल रहा है, तो देखो निकाल के क्या आ रहा है। तो एफ एस बराबर मास कितना है, जी कौन सा है 9.8, साइन 30 कितना है, 2 से 2 कैंसिल, एफ एस कितना आया। अब बताओ, अब यहां पे हुआ रोल, एक आंसर तुम निकाल रहे हो एफ एस बराबर एम जी साइन 30 से कितना आ रहा है, एक निकाल रहे हो फ्रिक्शन के फॉर्मूले से कितना आ रहा है, कोई एक सही है दोनों में। हाँ दोनों निकालिए ना, इन दोनों में कोई एक सही है, और वो तुम्हें बताना है कौन सा सही है। दोनों में कोई एक सही होगा, एक गलत है।
तो बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है, बताओ जल्दी, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। इसमें एक आंसर गलत है और वो आंसर गलत है ये वाला, ये गलत है। अब गलत मतलब वैसे गलत नहीं कि कैलकुलेशन गलत करी है या फॉर्मूला गलत लगाया है, फॉर्मूला भी ठीक है कैलकुलेशन भी ठीक है, लेकिन आंसर ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसका आंसर देखो, सुनो आप जरा। मैंने क्या बताया, क्या तुम स्टैटिक फ्रिक्शन को कैलकुलेट कर सकते हो? अगर मैं 5 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा तो स्टैटिक कितना हो जाएगा? 5। 6 लगाऊंगा कितना हो जाएगा? 7 लगाऊंगा कितना हो जाएगा? सेल्फ एडजस्टेबल होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी ये वाला जो फ्रिक्शन है ये सेल्फ एडजस्टेबल होता है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अरे बताया था, सीमांत घर्षण कहते हैं। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और ये सेल्फ एडजस्टेबल होता है। ये बात बताइए आपको, नहीं बताइए, ये बताओ पहले। तो मैंने कहा था स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं निकाल सकते हैं, तो हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या लगाया था हमने? एफ एस बराबर म्यू एस इंटू आर। ये फॉर्मूला कौन सी वैल्यू कौन सा फ्रिक्शन देता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन देता है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू देता है ये फ्रिक्शन की। ये जो फॉर्मूला तुमने लगाया है ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो अब ये 2 किलो का मास तुमने रखा है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग सकता है? मैक्सिमम 11.8 न्यूटन तक जा सकता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी है। अब हमारे केस में 11.8 लग भी रहा है या नहीं लग रहा है? तो कैसे पता करें? तो यहां देखो, हमने एफ एस बराबर किसके रखा? mg sin थी। भाई जितनी ये फोर्स लग रही होगी उतना ही तो ये बन गया होगा सेल्फ एडजस्टेबल। अगर मैं 5 लगाऊंगा तो ये भी कितना बन जाएगा? 6 लगाऊंगा तो कितना बन जाएगा? 8 लगाऊंगा तो कहां तक बढ़ सकता है ये? 11.8 तक बढ़ सकता है। ये लग कितना रहा है उसकी वैल्यू निकाली हमने, तो इसकी वैल्यू देखो यहां निकाली mg sin थी से। ये कितना लग रहा है? इधर कितना लग रहा है? तो ये भी कितना बन जाएगा? तो 11.8 तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन हमारे केस में कितना लग रहा है ये? 9.8। तो सही आंसर कौन सा है? 9.8। जा कितने तक सकता है? 11.8 तक जा सकता है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, ना कि फ्रिक्शन। और सुनो, उसने क्वेश्चन में भी क्या पूछा था? केवल फ्रिक्शन फोर्स। अगर वो क्वेश्चन में पूछता लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स या मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, तो आंसर कौन सा होता? तो ये वाला होता। बात समझ में आ गई? तो कौन सा आंसर सही है हमारा? अच्छा, जब एग्जाम में करोगे इस क्वेश्चन को तो दोनों तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें कैसे पता कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? भाई पहले मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा ना। अगर मान लो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती कम, मान लो होती इसकी मैक्सिमम वैल्यू 7 या 6, है ना, तो फिर कौन सा आंसर सही होता? तो फिर तो 9.8 सही होता, नहीं होता? अभी भी 9.8 सही है, लेकिन पता करने के लिए कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है निकालना पड़ेगा इसको। इसको निकालोगे फिर देखोगे फोर्स कितना लग रहा है। अगर फोर्स भी इतना ही लग रहा होता है 11.8, तो आंसर यही आ जाता है 11.8। तो दोनों को निकालना पड़ेगा ना, कि मैक्सिमम कितना है और फोर्स कितना है। बराबर भी हो सकते हैं दोनों, ज्यादा या कम भी हो सकते हैं। हमारे केस में ज्यादा कम है, फोर्स कम लगा रहे हैं लेकिन फ्रिक्शन ज्यादा है। तो जितना फोर्स लगेगा उतना ही क्या बन जाएगा? फ्रिक्शन। ये 9.8 है। बात समझ में आ गई? इसके नीचे लाइन लिखो एक जो मैं बोल रहा हूं, लिखो। हाँ, दोनों को निकाल के दिखाना है, कहने का मतलब ये है। देखो, स्थैतिक घर्षण बल, पहले हिंदी में लिखो आंसर के नीचे, काटना मत इसको, दोनों को करना है। हाँ, कभी काट दिया एक को। स्थैतिक घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल लिख लिया? सेल्फ एडजस्टेबल होता है, इंग्लिश में लिख लो। स्थैतिक घर्षण बल सेल्फ एडजस्टेबल होता है, सेल्फ एडजस्टेबल होता है। इसलिए इसीलिए 2 किलो गुटके पर लगने वाला बल, 2 किलो गुटके पर लगने वाला बल 9.8 न्यूटन है। 2 किलो गुटके पर लगने वाला बल 9.8 न्यूटन है। तो स्थैतिक घर्षण बल भी
तो स्थैतिक घर्षण बल भी 9.8 न्यूटन ही होगा। सेल्फ एडजस्टेबल है ना। हाँ। हाँ, तो स्थैतिक घर्षण बल ही। हाँ, नहीं, बल ही नहीं, भी। स्थैतिक घर्षण बल भी 9.8 न्यूटन ही होगा, जो कि सीमांत घर्षण बल से कम है। सीमांत कितना है? 11.8 है ना, ये लिमिटिंग है, जो कि सीमांत घर्षण बल से कम है। तो आंसर है 9.8। जितना फोर्स लगाओगे उतना फ्रिक्शन बनेगा। ठीक है, 9.8। इंग्लिश में लिखो। ये लिख दो, लिख दोगे तो भाई सोने पे सुहागा, ना लिखो तो आंसर तो है ही। ठीक है, तो लिखो। लिखो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज इज अरे बोलो मत भाई। इज सेल्फ एडजस्टेबल। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टेबल, ड्यू टू विच ड्यू टू विच it is equal to the applied force. It is equal to the applied force. क्वेश्चन भेजे थे वो ट्राई कर लिया आपने? नहीं करे? It is equal to the applied force. Due to which it is equal to the applied force. Here the applied force is 9.8 Newton. Here the applied force is 9.8 Newton. Here the applied force is 9.8 Newton. 9.8 Newton. So answer is 9.8 Newton. So answer is 9.8 Newton, which is less than limiting friction. Which is less than limiting friction, जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। लिमिटिंग था 11.8, which is less than limiting friction. एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, घर से करके लेके आना। ठीक है, लिखो। लिखो, ए मास इज स्लाइडिंग on an inclined surface placed at angle 30 डिग्री। देखो, 30 डिग्री पर झुके, 30 डिग्री पर झुके आनत तल पर, 30 डिग्री पर झुके आनत तल पर एक गुटका नीचे की ओर खिसक रहा है। हाँ, एक गुटका 30 डिग्री पर झुके एक आनत तल पर एक गुटका नीचे की ओर खिसक रहा है। खिसक रहा है, खिसक, स्लाइड करेगा ना उसके ऊपर, नीचे की ओर खिसक रहा है। यदि घर्षण गुणांक यदि घर्षण गुणांक √3/4 है, यदि घर्षण गुणांक √3/4 है, तो गुटके का त्वरण बताइए। √3/4 है तो गुटके का त्वरण बताइए। तो गुटके का त्वरण बताइए। जी की वैल्यू 10 लेनी है आपको। ठीक है, और मास दिया नहीं है। नहीं दिया, क्वेश्चन में जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी, बिना मास के आंसर आ सकता है ना। अब इधर देखो जरा एक मिनट, समझ गए ना क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं मास जो है इस बार ये नीचे की तरफ गिर रहा है। कितने एक्सीलरेशन? अब नीचे गिरेगा तो स्पीड होगी, स्पीड होगी तो एक्सीलरेशन होगा, जैसे जैसे नीचे आएगा स्पीड बढ़ती जाएगी। तो वो स्पीड कितनी बढ़ रही है,
कैसे बढ़ रही है स्पीड, 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, ये 2 मीटर बढ़ रही है, 3 मीटर बढ़ रही है, वो आपको एक्सेलरेशन निकाल के लाना है। और मैंने बता दिया था कैसे निकलता है, न्यूटन सेकंड लॉ लगता है, आसान है, करके लाना है इसको कल। ठीक है, मास नहीं दिया, बिना मास के हो जाएगा ना, करके देखना पहले।